नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं संभावित मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय संस्कृत और कक्षा 10वीं के। दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत की है इस प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए, जिससे कि आप सभी बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर इसमें प्राप्त कर सकें। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुग्रह है, आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जिससे कि आपको संभावित मॉडल प्रश्न पत्र की जानकारी हो सकती है। तथा साथ ही मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न का क्या क्या समाधान होता है, वे सारी बातें मैं आपको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहला प्रश्न है जैसे उचितम विकल्पम देय। अब देखिए, जो उचित विकल्प वाले जो प्रश्न हैं, जैसे यथोचित इति शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। पहला प्रश्न जो रहेगा हमारा, उसमें 6 प्रश्न आते हैं। 6 प्रश्न एक एक नंबर का होता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट है हमारा वार्षिक परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट होता है, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए कि यथोचितम में यथोचितम इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। यथोचितम इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? यथा धन उचितम। यथा धन उचितम, इसमें गुण संधि होती है, आ धन उ मिलकर के ओ इसका निर्माण होता है। तो यथोचितम में संधि विच्छेद क्या होगी? तो यथा धन उचितम। दूसरा प्रश्न है वृक्षेपि इत्यस्मिन् शब्दे संधि अस्ति। वृक्षेपि, जहाँ देखिए जहाँ अवग्रह होता है वहाँ या तो विसर्ग संधि होती है या फिर वहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर विसर्ग संधि और पूर्व संधि दोनों का ही उदाहरण दिया है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग का उल्लेख नहीं होता है। इसलिए जहाँ पर ए अवग्रह लगा होता है और ए पूर्व एंगा पदांतादि जो सूत्र है वह कहता है कि ए और ओ के बाद में यदि अवग्रह होता है तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। तो इसमें कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? तो इसमें जो संधि है वह है पूर्व रूप संधि। इसका आंसर है पूर्व रूप संधि। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है वाक्धन ईशः इत्यस्य संधि अस्ति। वाक्धन ईशा इस शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, यह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। इसका सही आंसर होता है वागीशः। वागीशः, वाक्धन ईश बराबर वागीशः। अब देखिए, अगला प्रश्न है दुःखत्रातः इत्यस्मिन् शब्दे तत्पुरुष समासः अस्ति। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है, ये हमें बताना है कि दुःखत्रातः शब्द में तत्पुरुष समास जो होता है वो 6 प्रकार का होता है, जो कि विभक्तियों के अनुरूप कार्य करता है। अब देखिए, विभक्ति के अनुरूप जब हम कार्य करेंगे तो यहाँ पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी उदाहरण है। तो हमने आपको बताया था, जब पढ़ाए थे तब भी हमने आपको इसके विषय में बताया था कि जहाँ पर त्रा धातु होती है, अर्थात इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हम करेंगे दुःखात् त्रायते इति दुःखत्रातः। तो दुःखात् शब्द में जब पंचमी विभक्ति आएगी तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा पंचमी तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पंचमी तत्पुरुष समास इसका आंसर होता है। अगला प्रश्न है पंचवटी इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। पंचवटी शब्द का समास विग्रह क्या है? तो देखिए, पंचा नाम बटा नाम समाहार, क्योंकि ये द्विगु समास है और द्विगु समास जो होता है वो समाहार अर्थ में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचा नाम बटा नाम समाहारः। अब देखिए, इसके आगे हम चलते हैं कि पितरौ इत्यस्मिन् शब्दे समासः अस्ति। पितरौ शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, पितरौ जो शब्द होता है वह एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, जहां हम इसका समास विग्रह करते हैं माता चा पिता चा, क्योंकि माता और पिता दोनों ही समतुल्य होते हैं। और द्वंद्व समास की जो परिभाषा होती है वह यही होती है कि जिसके दोनों ही पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, और यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास का ही एक भेद होता है, एक शेष द्वंद्व, यहाँ पर दोनों पदों में से एक पद शेष हो जाता है। तो यहाँ पर माता शब्द को शेष कर दिया और पितरौ शब्द को संबोधित कर दिया था। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है जो कि 6 नंबर का आता है। एक एक नंबर के एक एक प्रश्न आते हैं, 6 प्रश्न उसमें भी होते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए कि राजन शब्द से तृतीया विभक्ति एकवचनस्य रूपम किम। राजन शब्द जो होता है वह उसका तृतीया विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बनता है? तो इसका सही आंसर है राज्ञा। इसका सही आंसर है राज्ञा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु सप्तमी विभक्ति ही अस्ति। इन 4 शब्दों में जो नीचे दिए गए हैं उन शब्दों में सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो इसमें देखिए, लतायाम जो शब्द है वह सप्तमी विभक्ति का रूप होता है। इसके बाद है अस्मत् शब्द इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। अस्मत् शब्द में कौन सा वचन है? देखिए, अस्मत् शब्द देखने को लगता है क्योंकि छोटा है इसलिए वह लगता है कि एक वचन होगा, लेकिन यह एक वचन नहीं होता है प्यारे बच्चों। यह अस्मत् शब्द का अस्मद जो शब्द रूप होते हैं उस शब्द का बहुवचन होता है, जिससे मत आवाभ्याम अस्मत्, पंचमी विभक्ति के बहुवचन का यह रूप होता है। तो इसका सही आंसर है बहुवचन। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आया है कि फलम इदम
शब्दम अस्ति। फलम जो शब्द है वो कैसा शब्द है, अकारांत पुल्लिंग या अकारांत नपुंसकलिंग या अकारांत स्त्रीलिंग है। तो देखिए फलम जो शब्द है वह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न है गंगा हिमालयात् प्रभवति इत्यस्मिन् वाक्ये उपसर्ग युक्त शब्दः अस्ति। इस शब्द में, इस वाक्य में उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन है गंगा, हिमालयात् प्रभवति या कोपी न, या कोई नहीं। तो देखिए गंगा शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, हिमालयात में कोई उपसर्ग नहीं है, तो बचा क्या? प्रभवती। प्रभवती शब्द जो है उसमें प्रा उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु उपसर्गो नास्ति। इन शब्द में से उपसर्ग कौन सा नहीं है? तो देखिए अप है, अभी है, निस है और अहम है। तो इन चारों में से जो तीन है शुरू के, वह तीनों उपसर्ग होते हैं और अहम जो होता है वह शब्द रूप होता है। अस्मत् शब्द का प्रथमा व्यक्ति के एक वचन का यह रूप होता है। अब देखिए इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वह भी 6 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर का एक एक प्रश्न होता है। पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु एक वचनस्य रूपम किम। तो अधो नीचे दिए गए शब्दों में एक वचन का रूप कौन सा है? तो पठामह, पठतः या पठति। तो शब्द रूप होता है इसका पठति शब्द रूप होता है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु उत्तम पुरुषस्य रूपम अस्ति। उत्तम पुरुष का रूप इनमें कौन सा है? तो देखिए शृणु, पिबानी या कुर्यात्। तो देखिए पिबानी जो है वो उत्तम पुरुष का एक रूप वचन होता है जो कि लोट लकार में बनता है। लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में पा धातु से पिबानी शब्द बनता है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु लोट लकारस्य रूपम अस्ति। इनमें से लोट लकार का रूप कौन सा है? तो देखिए इनमें से लोट लकार का जो रूप है वह है लभताम। इसके बाद आता है देखिए दृश्य धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य धातु अस्ति। तो दृश्य धातु जो है उसमें लट लकार के प्रथम पुरुष में कौन सा धातु रूप बनता है? तो दृश्य धातु जो होती है वह पश्य के रूप में कार्य करती है। तो वहां बन जाता है प्रथम पुरुष के एक वचन में पश्यति बन जाता है। तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यता, पश्यत, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामः, इस प्रकार से यहाँ पर शब्द रूप बनते हैं। अब अगला देखिए कि इदानीम अहम संस्कृतम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। यह जो वाक्य दिया हुआ है कि इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, इस वाक्य में अव्यय क्या है? तो देखिए इदानीम संस्कृतम और पठामि, पठामि क्रिया है, संस्कृत ऑब्जेक्टिव है, बचा क्या? इदानीम। तो इदानीम जो होता है वह होता है अव्यय का पद होता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इन चारों शब्दों में से अव्यय कौन सा नहीं है? देखिए तत्र, किंतु, अलम, ये तीनों जो होते हैं वो अव्यय होते हैं और त्वम जो होता है वह अव्यय नहीं होता है। वह युष्मत् शब्द रूप के प्रथम पुरुष के एक वचन का, प्रथमा व्यक्ति के एक वचन का रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसमें 7 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि प्रत्येक का एक एक अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है दंडितः शब्दे प्रत्ययः अस्ति। दंडितः इस शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो देखिए जहां पर ता और विसर्ग दिया होता है पुल्लिंग में वहां पर कत प्रत्यय होता है, अक्ता प्रत्यय जहां पर होता है। दूसरा प्रश्न है तुमुन प्रत्ययांत शब्दम अस्ति। तुमुन प्रत्यय किस, इन शब्दों में से किस शब्द के अंत में तुमुन प्रत्यय है? तो देखिए यहाँ पर गंतुम जो शब्द हो, जहां धातु के अंत में तुम होता है, जहां धातु के अंत में तुम होता है वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। इन चारों में से देखिए जैसे यदितव्य है, यहाँ पर तब भी लगा है तो यहाँ पर तब्यत प्रत्यय है, ना लगा हुआ तो यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है, गमनीय में अनियर प्रत्यय है, तो बचा क्या? तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय का जो उदाहरण है वो उसमें जिसके में धातु के अंत में तुम होता है वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। इसके बाद हम आगे जाते हैं कि बुद्धिमान शब्दे इत्यस्मिन् शब्दे कः प्रत्ययः अस्ति। तो बुद्धिमान शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए बुद्धिमान शब्द जो है वहां पर बुद्धि धी धातु के साथ में वहां पर सानिच प्रत्यय होता है। धी धातु के साथ वहां पर सानिच प्रत्यय होता है। अगला है तल प्रत्यय जो होता है वह किस अर्थ में होता है? तो तल प्रत्यय जो होता है वह स्त्रीलिंग के अर्थ में होता है। ये ध्यान रखिए कि तल प्रत्यय जो होता है वह स्त्रीलिंग के अर्थ में होता है। फिर इसके बाद आता है देखिए तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम किम। कि तत्कृत्वा तु सुखम देहम, इसमें अव्यय विशेषण पद कौन सा है? तो इसके आपके बता देता हूं मैं। इसमें जो सुखम शब्द है वह देह शब्द का विशेषण है। देह शब्द के लिए वहां पर विशेषणवाची शब्द को यहाँ पर प्रयुक्त किया है, तो वह कौन सा है? वह सुखम शब्द है। अगला प्रश्न है दुष्कराण्यपि माँ कर्माणि मति वैभवशालिनी अत्र विशेषणम पदम किम। इसमें विशेषण पद क्या है? तो यह आपको पता होना चाहिए। यह कौन सा पद है? तो जो कर्म शब्द होते हैं वह विशेष पद होते हैं। तो दुष्कराणी अपि कर्माणि, जो कर्म है, कर्म के लिए उन्होंने दुष्कर शब्द का विशेषण दिया है और विशेष जो होगा वह हो जाएगा कर्म शब्द यहाँ पर। इसके बाद में देखिए मधुरा वाणी सुशोभिता अत्र विशेषण पदम की। मधुरा वाणी सुशोभिता, यहाँ पर विशेषण पद क्या है? तो वाणी का विशेषण दिया है यहाँ पर मधुरा शब्द को, कि मधुर जो है वाणी कैसी होनी चाहिए? तो मधुर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है देखिए
एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में इनके उत्तर हमें देना है। देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे सलिलम इति शब्दस्य पर्याय पदम किम, सलिल शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो हम देखते हैं कि जलम जो होता है वो सलिल शब्द का पर्यायवाची होता है। कान बनम शब्दस्य पर्याय पदम किम, तो बन शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह हो जाएगा काननम। इसके बाद देखिए तीसरा है बुद्धिहीना से शब्दस्य विपरीतार्थक शब्द का। बुद्धिहीन मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो उसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, बुद्धिमती या बुद्धिमान, या तो बुद्धिमती या बुद्धिमान। स्त्रीलिंग होगा तो बुद्धिमती हो जाएगा, पुल्लिंग होगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। फिर देखिए संपत्तौ इत्यस्य विलोम पदम किम, संपत्तौ शब्द का विलोम पद क्या है, तो संपत्तौ और विपत्तौ दो चीजें होती है, संपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, विपत्ति। सर्वदा कह पथ्या, सदा हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सदा व्यायाम करना चाहिए। ये हमारे पाठ में आया हुआ है कि व्यायाम क्यों, क्योंकि व्यायाम जो होता है वो शरीर के लिए हमेशा लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है दुर्बले सुते कस्याह अधिका कृपा भवति, मतलब दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो दुर्बल पुत्र पर सबसे अधिक कृपा यदि किसी की होती है तो वो होती है माता की, तो मातु हम शब्द यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है मनुष्याणाम महान रिपुः कहा, मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो मनुष्यों का जो महान शत्रु होता है वह होता है आलस्य। क्या आलस्य जो होता है वो मनुष्याणाम महान शत्रु वर्तते। फिर देखिए छठवां प्रश्न है जो 2 नंबर का है। अब 2 नंबर यहाँ 3 उदाहरण दिए, 3 में से आपको 2 करना है कोई से भी। तो देखिए 2 कौन से हैं, जैसे पहला है प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु वाक्यद्वयस्य वाच्यम परिवर्तनम कुरु, वाक्य परिवर्तन हमें करना है। तो देखिए वाक्य परिवर्तन जो होता है वह 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य होते हैं। तो जहाँ पर कर्तृवाच्य यदि आपको दिया है वाक्य तो उसका परिवर्तन हमें कर्मवाच्य में करना है, और कर्मवाच्य दिया है तो उसका परिवर्तन हमें कर्तृवाच्य में करना है। तो देखिए रामः गृहं गच्छति जो वाक्य दिया हुआ है यह कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो इसको हम कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, रामः शब्द में तृतीया विभक्ति लिख देंगे, हो जाएगा रामेण। गृहम शब्द सेम ऐसा कैसे, क्योंकि वहाँ प्रथमा व्यक्ति करेंगे, और गच्छति के स्थान पर हम गम्यते लिख देंगे, गच्छति के स्थान पर एक प्रत्यय लगाकर हम गम्यते लिख देते हैं। दूसरा है छात्रैः हस्यते, छात्रैः हस्यते जो है वह कर्म भाववाच्य शब्द है, और भाववाच्य को हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। तो छात्रैः जो तृतीय व्यक्ति में उसको हम प्रथमा में कर देंगे परिवर्तन, तो छात्रः हसति, इस प्रकार से हम उसका परिवर्तन कर देते हैं। तीसरा है मोहनः कन्दुकं क्रीडति, तो मोहनेन कन्दुकं क्रीड्यते, मोहनेन कन्दुकं क्रीड्यते, इस प्रकार से हम उसको कर देते हैं। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न नंबर 7 अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदमाधृत्य वाक्यद्वयोः प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों में अंडरलाइन वाले शब्दों को हटा करके वहाँ पर प्रश्न का निर्माण प्रश्नवाचक शब्दों का निर्माण हमें करना है। तो पहला प्रश्न है देखिए कि प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, अर्थात प्रकृति के सन्निधि में अर्थात उस या सानिध्य में वास्तविक सुख होता है। तो प्रकृत्याः को हटा करके हम उसके स्थान पर षष्ठी विभक्ति का ही प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे कस्याः, तो हम उसको लिख देंगे कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो कस्याः शब्द का हम यहाँ पर संयोजन कर देते हैं, कस्याः शब्द का संयोजन कर देते हैं। दूसरा है सुराधिपः ताम अप्रक्षत, तो सुराधिपः अर्थात इंद्र के विषय में कहा है, तो पुल्लिंग शब्द है, तो सुराधिपः के स्थान पर हम हटा करके लिख देंगे कहा। ये कहा ताम अप्रक्षत प्रश्नवाची शब्द के कौन उससे पूछता है। तीसरा प्रश्न है सह भार वेदनया क्रंदते स्म, भार वेदनया शब्द को हटा करके हम तृतीय विभक्ति का ही प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं, कया लिख देते हैं, क्योंकि भार वेदनया जो शब्द है वह भी तृतीय विभक्ति के एक वचन का ही रूप होता है, उसके स्थान पर हम लिख देंगे कया। प्रश्न नंबर 8 है कह कम प्रति कथयति उत्तरत, कि यह जो प्रश्न है यह संवाद वाला प्रश्न होता है, इसमें एक संवाद वाला डायलॉग दिया जाता है जो कि आपको लिखना होता है कि किसने किसके प्रति इस वाक्य को कहा है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, जम्बूक को, तो देखिए इसमें आपको यहाँ भी इस प्रकार से भी दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जम्बूक शब्द का क्या अर्थ है। देखो जम्बूक शब्द कहा है, किसी को इंडिकेट करके कहा है, तो जम्बूक तो जो सुनने वाला हो गया वो तो हो गया जम्बूक, यहाँ प्रश्न में ही इस बात को क्लियर कर दिया गया है। अब उसको कह कौन रहा है, तो इसको कह रहा है व्याघ्र, इसको इस वाक्य को कहता है कि गच्छ गच्छ जम्बूक, अरे यार तू जा जा अपने जाकर के गूढ़ प्रदेश अपनी गुफा में जाकर के बैठ जा। दूसरा प्रश्न है त्वाम कथम बनराजम मन्यामहे वयम, तुम्हें कैसे हम बन का राजा मान ले। तो यह वाक्य जो है वह कौन कहता है, पिकः कहता है काक के प्रति, पिकः जो है वह काक के प्रति इस वाक्य को कहता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यस्य द्वयस्य शुद्धिं करोतु,
नीचे जो शब्द 3 वाक्य दिए गए हैं उन 3 में से किसी 2 को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए पहला है जैसे वृक्षेण पत्राणि पतंती। देखिए जहाँ पतंती या समवाय संबंध जो होता है वह एक दूसरे से अलग होना पाया जाता है, जैसे वृक्ष से पत्तियां अलग हो रही है हमेशा के लिए, तो वहाँ पर वृक्षेण शब्द में तृतीया विभक्ति हटा करके वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का समावेलन करते हैं। तो हम वाक्य को लिखेंगे कि वृक्षात पत्राणि पतंती, इस प्रकार से लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है विष्णुम नमः। तो देखिए जहाँ नमः शब्द होता है वहाँ पर कर्ता में चतुर्थी विभक्ति आ जाती है, तो विष्णुम नमः के स्थान पर हम लिख देंगे विष्णवे नमः, हम वहाँ पर लिखेंगे विष्णवे नमः। तीसरा प्रश्न है सह सिंहेन त्रायते। जहाँ त्रायते शब्द होता है वहाँ पर कर्ता में पंचमी विभक्ति आ जाती है, तो सिंह के स्थान पर हम लिख देंगे सिंघात, कि सह सिंघात त्रायते, सह सिंघात त्रायते। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 आता है कि अधोलिखितेषु प्रश्नेषु षट प्रश्नानां संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत। इन नीचे ये संभावित प्रश्न है कि इस पर इतने प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में देख करके, अपनी किताब से देख करके इनको लिख लीजिएगा और उनको याद करने का प्रयास भी कीजिएगा। पहला है कि कभी, मैं आपको प्रश्न समझा देता हूँ, उत्तर तो मैं नहीं बताऊँगा इनके, कि कभी किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कभी क्यों प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। दूसरा है व्याघ्र किम विचार्य पलायितः, व्याघ्र क्या विचार करके पलायन करने लगता है। तीसरा है जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, बुढ़ापा किसके पास सब अधिक जल्दी नहीं आता है। जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है। नराणाम शत्रु प्रथमः कः, मनुष्य का सबसे पहला शत्रु क्या है। अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, अंत में सभी लोग मिलकर के किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गए थे। अगला है वस्तुतः चोरः कः आसीत्, कि वास्तविकता में चोर कौन था। और एक और प्रश्न आता है इसमें है केशाम विस्फोटकैः भूकंपः जायते, किसके विस्फोट से भूकंपों का आगमन होता है। तो देखिए ये प्रश्न आ सकते हैं, संभावित है बहुत, इनके 90% आने के चांसेस हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ दीजिएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 11 में आपको बतलाता हूँ कि प्रश्न नंबर 11 जो है उसमें गद्यांश दिया हो, गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ करके उनके संस्कृत भाषा में उत्तर देने होते हैं। तो देखिए यह जो गद्यांश है यह वनस्य दृश्यम समीपे एका नदी प्रवहति, कि वन के पास में ही एक नदी बह रही होती है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, कि उसी समय एक सिंह आता है, सिंह विश्राम कर रहा होता है, उसी समय वहां एक बानर आकर के उसकी पूंछ खींचने लगता है। क्रुद्धा सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, क्रोध में आकर के सिंह उसको मारना चाहता है, लेकिन वह उसको मार नहीं पाता है, क्योंकि वानर जो होता है वह इधर उधर से कूदते हुए वृक्ष पर चला जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, उसी समय फिर दूसरा एक बंदर आता है, वह सिंह के कान खींचकर तुरंत वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवं एव वानरः वानरं सिंहम तुदन्ति, इस प्रकार से वानर जो होते हैं वह सिंह को बार बार परेशान करते हैं। क्रुद्धा सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, क्रोध में आकर के सिंह इधर उधर दौड़ता है, गर्जना करता है, किंतु असमर्थ होकर के एक जगह उस बैठ जाता है, क्योंकि वह उनका कुछ कर ही नहीं पाता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः सिंहस्य अपि एतादृशं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रिताः कलरवं कुर्वन्ति, और सिंह की इस प्रकार की दशा को देख करके वन्य के जो अन्य जीव जो पेड़ पर बैठे होते हैं, पक्षी बैठे होते हैं, वे सब उसकी ऐसी दशा को देख करके हंसने लगते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजा सन्नपि दुच्छजीवैः आत्मनः एतादृशाः दुःखावस्थया श्रांता सर्वजंतून् दृष्ट्वा पक्षति, और निद्रा भंग होने के कारण दुखी हुआ वह वनराज और अपनी तुच्छ छोटे जीव की तरह अपनी ऐसी दुरावस्था को देख करके वह खुद उन समस्त जीवों से पूछने लगता है। तो देखिए यह एक गद्यांश है जो आपको संभावित है आने की, इसकी पूरी आशंका होती है, इसलिए आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ना इसमें जो प्रश्न पूछे हैं उन्होंने वो उसके आंसर इसी में मिल जाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से, कि वानरः कस्य पुच्छम धुनाति, बंदर जो थे वो किसकी पूंछ को खींच रहे थे, तो वो सिंह की पूंछ को खींच रहे थे। दूसरा प्रश्न है नद्याः कुत्र बहति, नदी जो है वो कहाँ बहती है, तो नदी एक वनस्य समीपे एका नदी बहती। तीसरा है सिंह किम करोति, सिंह क्या करता है, इतस्ततः धावति गर्जति च। पक्षिणः किम कुर्वन्ति, पक्षी क्या करते हैं, उसकी ऐसी दशा को देख करके हंसने लगते हैं। और अंतिम प्रश्न है आगत्य पदे का प्रत्यय, तो आगत्य में कौन सा प्रत्यय, तो आगत्य शब्द में गम धातु के साथ आ उपसर्ग के साथ
ल्यप प्रत्यय होता है। अब देखिए इसी प्रकार से एक और गद्यांश आपको दिया जाता है, वह भी उसी प्रश्न का, यह भी संभावित आने के पूरे चांसेस होते हैं कि सिंह क्रोधेन गर्जनम करोति भो अहम वन राजा किम भयम न जायते, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों तुम मुझे सब मिलकर के परेशान कर रहे हो? एकः वानरः यतः तुम वनराजा भवितुम सर्वदा अयोग्य, एक बंदर फिर कहता है कि तुम वनराज बनने के बिल्कुल अयोग्य हो। क्यों? राजा तो रक्षकः भवति परंतु भवान तो भक्षकः अस्ति, राजा तो जो होता है वो रक्षक होता है, किंतु आप क्या करते हैं? आप तो हम ही लोगों को खा जाते हैं, हम ही लोगों का भक्षण करते हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्था नासी, इस प्रकार से तुम, और देखा जाए तो तुम स्वयं की रक्षा में ही समर्थ नहीं हो। देखो हम लोगों ने, तुम बंदरों ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया, तरी कथम अस्मान रक्षे इससे, और तुम किस प्रकार से हमारी रक्षा करोगे? अन्य बानर है, फिर तभी एक बानर बोलता है किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र में लिखी हुई एक उक्ति को नहीं सुना है? क्या है युक्ति? कि यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना न परहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतान तोर संशय, कि जो वित्रस्तान न रक्षति पीड्यमानान अपरहि सदा, जो जिनकी रक्षा, जिन प्राणियों की जिसको रक्षा करनी चाहिए लेकिन जो अपर को, दूसरों को हमेशा पीड़ित करता रहता है, ऐसे जंतु को, जीव जंतुओं को हम क्या माने? उनको हम राजा नहीं मान सकते, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होती है। तो इसके प्रश्नोत्तर देखिए किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि कहा कथयति अहम वनराजा अस्मि, कौन कहता है कि मैं वनराज हूँ? तो सिंह जो है वह कहता है कि मैं वनराज हूँ। दूसरा प्रश्न है इसमें कि सिंह किम कुर्वन् अवदत्, स्यांग क्या कह के बोलता है? तो सिंह जो होता है वो क्रोधति, क्रुद्धति, धावति, गर्जति च, गर्जना कर करके बोलता है। दूसरा प्रश्न है कि बानरः सिंह किम कथित, बानर जो है वो सिंह को क्या कहते हैं? बानर जो सिंह को क्या कहते हैं बंदर, कि आप वनराज बनने के सर्वथा अयोग्य हो, आप सर्वथा अयोग्य हैं। इसके बाद में देखिए भाषिक कार्य इसी प्रश्न में हमने पूछ लिए हैं, हमने बता दिए हैं कि भक्षकः इत्यस्य पदस्य विपर्यय पदम किम, भक्षक शब्द का विपर्यय मतलब पर्यायवाची शब्द ना हो, विलोम शब्द हो, तो भक्षक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो भक्षक का विलोम शब्द होता है रक्षकः। दूसरा प्रश्न है त्वया इति कर्तृपदस्य कि क्रियापदम किम, त्वया शब्द का क्रियापद क्या है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न से शब्द यहाँ पर पूछा है कि यहाँ जो त्वया शब्द लिखा हुआ है, त्वया शब्द का तो श्रुद धातु होती है, शून्य अर्थ में होती है, वह इसका वाक्य होता है, ठीक है, उसका कर्तृपद होता है। प्रश्न नंबर 13 आप देखिए यहाँ पर, प्रश्नानाम श्लोकानाम पठित्वा संस्कृत भाषायाम लिखत। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, इस श्लोक को पढ़ते हुए, इसमें से पद्यांश है ये, इसमें से आपको श्लोक पढ़ना है, श्लोक के अर्थ को देना है। तो देखिए वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रित वक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति बहुतु शुद्धिकरणम, इस प्रकार से हमें इसके उत्तर को देना है। तो देखिए पहला प्रश्न है जैसे कि भृशम दूषितम किम अस्ति, तो भृशम दूषितम किम, महान दूषित क्यों हो चुका है? तो वायुमंडल जो है महान दूषित हो चुका है। दूसरा प्रश्न है धरातलम कीदृशम, तो धरातलम जो है वो समलम धरातलम अर्थात बराबर धरातल हो चुका है। मनुष्य ही किम करणीयम, मनुष्य को क्या करना चाहिए? करणीयम अर्थात अनियर प्रत्यय लग जाता है, तो वहां पर प्रश्नवाची शब्द का अर्थ होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मनुष्यम किम करणीयम, तो मनुष्यम बहिरंतर जगति बहुशुद्धिकरणम करणीयम। वायुमंडलम पदस्य विशेषणम किम, वायुमंडल शब्द का विशेषण क्या है? तो वायुमंडल शब्द का यहाँ पर जो विशेषण वह है भृशम दूषितम। दूसरा प्रश्न है दूषितम शब्दस्य विपर्यय पदम किम, दूषित शब्द का विपर्यय अर्थात विलोम शब्द क्या है? तो दूषित शब्द का विलोम शब्द होता है शुद्धम। प्रश्न नंबर 14 देखिए रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो देखिए पहला रिक्त स्थान है पर्यावरण संरक्षणम प्रकृति है आराधना, तो यहाँ पर प्रश्न क्या आ जाएगा? तो एव ही क्या आ जाएगा भाई? एव कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति है आराधना, ये पर्यावरण के संरक्षण करना, उसको बचाना ही प्रकृति की महान आराधना होती है। दूसरा प्रश्न है व्यायामेन असुंदराः अपि, व्यायामेन असुंदरा अपि मतलब व्यायाम करने से जो सुंदर व्यक्ति नहीं होते हैं वे भी सुंदर लगने लगते हैं। प्रश्न नंबर 3 है पिकः, प्रश्न नंबर 3 है पिकः परभ्रतः अपि कथ्यते, पिक को अर्थात मयूर को क्या कहा जाता है? परभ्रत को भी कहा जाता है, कोयल को।
और अंतिम है विद्या बिना जीवनम नास्ति। जब चौथे वाले खाली स्थान में हम लिख देंगे विद्या, कि विद्या बिना जीवनम नास्ति। सब वास्तविकता है कि विद्या के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 15 देखिए, अस्मिन् प्रश्नपत्रे समागतान् विहाय श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् कंठस्थीकृतं सुभाषितद्वयं लिखा। देखिए आपको यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है और दो आपको श्लोक लिखने हैं जो कि आपकी ही पाठ्यपुस्तक के हों लेकिन इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कम से कम 4 श्लोक तो याद कर ही लीजिए अपनी पुस्तक के, जिससे कि आपको इस प्रश्न को लिखने में समस्या नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 16 है, देखिए, स्वस्य प्राचार्यस्य स्वस्य प्रधानाचार्याय प्रति शुल्क क्षमापनार्थम संस्कृत भाषायां प्रार्थना पत्रम लिखत। देखिए अपने प्राचार्य को शुल्क क्षमा करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ऐसा संभावित प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आ सकता है जो कि 4 नंबर का होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 है, अधोलिखितानां अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। के नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को संस्कृत भाषा में उसको उत्तर के साथ हमें लिखना है। तो देखिए, एकस्मिन् ग्रामे एकः चतुरः कृषकः अवसत। एक गांव में एक चतुर किसान रहता था। तस्य एको अश्वः आसीत्, उसके पास में एक अश्व था। कश्चित् चोरः तम अश्वम अपाहरत, किसी चोर ने उसका अश्व हरण कर लिया, चुरा लिया। यदा असौ कृषकः अन्यम अश्वम क्रेतुम आपणम अगच्छत, तभी वह जो किसान था वह एक दूसरे घोड़े को खरीदने के लिए बाजार जाता है। अब जैसे ही वो बाजार जाता है तदा सह तत्र अपहृतम अश्वम अपश्यत, उसने अपना ही घोड़ा जो कि चुरा लिया गया था उसको उसने बाजार में देखा, लेकिन उसको देखते ही वह पहचान गया कि एषः तु ममैव अश्वः, यह तो मेरा ही अश्व है। इति विचारे कृषकः उच्चैः अवदत्, ऐसा विचार करने के बाद जो किसान था उसने तेजी से बोला, चिल्ला करके बोला, भोजनाः, अरे सुनो भाइयों, एषः मम अश्वः अस्ति, यह मेरा घोड़ा है। यह एतस्य विक्रेता अस्ति, सः वस्तुतः चोरः अस्ति, यह जो वास्तविक में इसका जो विक्रेता बन के आया हुआ है, ठग है, यह इसका घोड़ा नहीं है, यह विक्रेता नहीं है, वास्तविकता में चोर है। तदा चोरेणापि उच्चैः उक्तम, तभी चोर ने भी तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया कि एषः अश्वः मम जन्मन प्रभृति मया क्षेत्रे स्वपलितः, कि यह जो अश्व है यह जन्म से ही, इसके जन्म से ही यह मेरे क्षेत्र में, मेरे पास में है, कैसे यह मेरा नहीं है। कदाचित एषः अश्वः कदाचित एषः तब अश्वेन सदृशः स्यात्, हो सकता है कि यह जो घोड़ा है, यह जो अश्व है वो आपके ही घोड़े की तरह दिखने वाला हो, इसलिए आप इसको कह रहे हैं कि यह आपका घोड़ा हो सकता है। तो देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि चोरः कम अपाहरत, चोर ने किसका हरण कर लिया। तो चोर ने किसका हरण कर लिया था, चोरः अश्वम अपाहरत। दूसरा प्रश्न है कि अश्वस्य विक्रेता आसीत, अश्वस्य विक्रेता कौन था, अश्व का जो विक्रेता था वह कौन था, तो वस्तुतः वह चोर था। फिर देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरम, कृषकः किमर्थम आपणम अगच्छत, कृषक जो था वह किस लिए बाजार गया था, तो कृषकः आपणम अन्यम अश्वम क्रेतुम अगच्छत। दूसरा है कृषकः कीदृशः अश्वम अपश्यत, कि कृषक ने कैसा अश्व देखा, तो उसके ही अश्व के जैसा उसने अश्व देखा। फिर देखिए यहाँ पर है निर्देश के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि अवसत अवसत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखत। इन चारों वाक्यों में से अवसत जो कर्तृपद है, क्रियापद है, उसमें कौन सा कर्तृपद आएगा उसको आपको लिखना है। तो देखिए उसमें अवसत जो क्रियापद है वह उसका कर्तृपद कृषान है, कृषिका इस पद का कर्तृपद होता है। अगला है एषः अश्वः जन्मनः प्रभृति मया स्वक्षेत्रे पालितः, अत्र मया इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में मया शब्द जो है वह चोर के लिए प्रयुक्त किया गया है, कि चोर कहता है कि अत्र मया स्वपलितः जन्म क्षेत्रे स्वक्षेत्रे इनम अश्वम पालितः, तो मया शब्द जो है वह चोर के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश के लिए आपको अच्छा सोच करके एक शीर्षक लिखना है। तो इसके लिए आप क्या सोच सकते हैं, इसके लिए जैसे या तो चतुर कृषक हम लिख सकते हैं इसका, या निम्न, हाँ चतुर कृषक से अच्छा इसका कोई शीर्षक नहीं होना चाहिए, चतुर कृषक से ग्रेट सीरियस फॉर हिज। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अंतिम प्रश्न है, वो भी 4 नंबर का आता है
कि अधोलिखितेषु विषयेषु एकं विषयं चित्वा शतशब्देषु संस्कृतभाषायां निबंधम लिखत। देखिए आपको 4 संभावित मैंने यहाँ पर निबंध दे दिए गए हैं। आप इसमें चाहे तो एक संस्कृत भाषा का निबंध और ऐड कर सकते हैं, संस्कृत भाषा का निबंध और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कवि कालिदास का भी निबंध आ सकता है, संस्कृत भाषा का निबंध भी आ सकता है, छात्र जीवन का भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः कवि कालिदास और संस्कृत भाषा ये 2 निबंध आपको प्रमुख तौर पर आ सकते हैं। इसलिए आप 4 नंबर के लिए ध्यान में रखते हुए इनको अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से आपको पढ़ना है। तो बच्चों आपने यदि इस वीडियो को पूरा देखा होगा, इस प्रश्न पत्र को पूरा देखा होगा, तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे नंबर लाने के हकदार भी हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यदि आपको इस पेपर की कॉपी चाहिए तो हम आपको लिंक में इसको डाल देते हैं, लिंक से आप चाहें तो डाउनलोड इसको कर सकते हैं। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।